मैं धर्मराज भाई आपके पास आऊं उससे पहले मैं सार्क की बात फिर से दर्शकों को याद दिला दूं, जो विवेक जी ने बात उठाई थी। सार्क का 2016 से इसलिए कोई मीटिंग नहीं हो पा रही राष्ट्राध्यक्षों की, क्योंकि वहां टर्न वाइज होता है, होस्ट कंट्री टर्न वाइज घूमता रहता है कि अब ये कंट्री, अब ये कंट्री। अब पाकिस्तान का 2016 में उसको होस्ट करना था। भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे भाई सार्क के लिए, और तब से वो मामला पिछले 10 साल होने को आ रहे हैं, 9 साल हो गए हैं, सार्क ठंडे बस्ते में है। लेकिन उसी पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। 14 सितंबर को हमारे जो शाह साहब, अमित शाह के बेटे हैं, उनकी सरपरस्ती में भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा, लेकिन सार्क की मीटिंग में साथ नहीं बैठेगा। मैं इसलिए एक चीज आपसे पूछ लूं धर्मराज भाई साहब, ये जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसको जब वापस आप पलट के देखिए तो ये भी लगता है उसमें हम सब लोग, कुछ हद तक सब लोग बेवकूफ बने थे। मैं बेवकूफ इसलिए कह रहा हूं कि वो एक पार्टी विशेष का था। हम सब लोगों की सद्भावना थी, कुछ लोग एक्टिवली हमारे साथ के लोग पार्टिसिपेट किए थे, सद्भावना तो थी ही, उसके प्रति था कि भाई करप्शन के अगेंस्ट लोग खड़े हुए हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो कितना ढंग से एक प्रायोजित कार्यक्रम, जो लोगों के गुस्से को किस तरह से मैनेज करके सत्ता हथियाई जाए बनिस्बत किसी मूलभूत परिवर्तन के, उसको यूज किया था आरएसएस और बीजेपी ने। ऐसे समय में जो जो इस समय नेपाल में हो रहा है वो एक अजीब स्थिति है। और भारत का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नेपाल की एक लंबी सीमा हमारी है, और वो मतलब उस पर कोई वो नहीं है, वो ऐसे ही फ्री है, आना जाना, साइकिल से चले जाइए, पैदल चले जाइए इधर से उधर। तो भारत के लिए थोड़ा एक खतरे वाली बात है इस पूरे उस पे जो नेपाल में हो रहा है। मैं आपकी टिप्पणी धर्मराज भाई। पहले तो मैं हमारे सारे वरिष्ठ जो पैनलिस्ट है उनको मेरा नमस्कार। उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पर अपनी बात रखी। जो सवाल आपने अभी उठाया, जैसे पहली बात यह है कि अन्ना जी का आंदोलन, आपने ये कहा कि हम लोग भी सब बेवकूफ बने और बीजेपी आरएसएस ने उसका इस्तेमाल कर लिया। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो आरएसएस बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन था। अन्ना आंदोलन वो उन्हीं का प्रायोजित आंदोलन था। ये अंतर है दोनों में कि उन्होंने इस्तेमाल किया। आज तो ये मतलब किसी से छिपा नहीं है कि उनका प्रायोजित आंदोलन है। इसीलिए हम देखते हैं कि उस समय पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, पूरा मीडिया लगा दिया गया, लाइव जो है वहां पर पूरा टेलीकास्ट हो रहा है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के घटनाक्रम का रिपोर्टिंग हो रहा है। और देश में ऐसा माहौल बनाया गया जैसे एज सच जो है, जो उसमें खड़ा नहीं हुआ, जो उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, एज सच जो है उसको ब्रांड बना दिया गया कि ही इज सपोर्टिंग दी करप्ट पॉलिटिक्स। तो मैं अन्ना, तू अन्ना, रवि अन्ना, राजेश खन्ना, ऐसा टाइप का एक फिजा बनाने की कोशिश की गई। तो वो प्रायोजित नहीं बल्कि उनका क्रिएचर था। दूसरी बात यह है कि ये जहां तक आपने सार्क का बात कहा, अब ऑलरेडी जो है जयनारायण जी ने भी, देशपांडे जी ने भी इस पर रोशनी डाली। दरअसल ये सबसे दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, आज वो फॉरेन पॉलिसी वो विशुद्ध रूप से जो है हमारी जो घरेलू नीति है उसी का रिफ्लेक्शन है। मैं अभी देख रहा था, ये परकला प्रभाकर जो निर्मला सीतारमण जी के पति है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि मोदी हैज नो इकोनॉमिक विजन, नो इकोनॉमिक आइडिया, नो इकोनॉमिक पॉलिसी एट ऑल। उनका कोई आर्थिक दर्शन ही नहीं है, विचार ही नहीं है। वो तो केवल अपनी सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति के जरिए अपनी सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। ठीक वही बात जब हमारी घरेलू नीति में ये विचलन है कि हम केवल और केवल जो है हर चीज को चुनावी राजनीति के साथ जोड़ दें, हमारा कोई आर्थिक नीति नहीं होगा। हमारी अगर आर्थिक नीति नहीं होगी तो फिर हमारी जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी तत्व हैं, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, सोशल जस्टिस हो, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिक एडवांसमेंट डेवलपमेंट की बात हो, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो, जो कुछ भी हमारे संविधान में जनवाद और जनतंत्र की मूल अवधारणा है, उन तत्वों के साथ ही अगर आपका कोई रिश्ता नहीं बल्कि आप उसके विरुद्ध काम करेंगे और केवल आपकी एक ही होगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दूसरी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्शन एक ही होगा, चाहे वो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नारा देकर जो है आप सारी सार्वजनिक संपत्ति को नीलाम करो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो है सारे पब्लिक सेक्टर को आप नीलाम करो, चाहे आप जो है अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या अपने जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसकी भरपाई करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को जो है इंडियन
देशी विदेशी पूंजी के हाथ में आप सौंपो। तो उसी का रिफ्लेक्शन जो है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर है। हमारी विदेश नीति की कोई दिशा ही नहीं है। ये जो सवाल आपने उठाया ना, अब आप बताइए, कल तक नारा हाउडी मोदी, कल तक नारा नमस्ते ट्रम्प, कल तक नारा माय डियर ट्रम्प, कल तक नारा अब की बार ट्रम्प सरकार, और उसके बाद जो है जब ट्रम्प दोबारा चुनकर आए तब जो है आपने सारी कोशिशें की, मशक्कत की, आपको इनविटेशन मिला नहीं, आप गए, जा नहीं पाए, अंबानी जी चले गए वहां। उसके बाद भी जब आप गए, आपने ये कहा नहीं नहीं डील हो रही है, ट्रेड के बारे में बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा ये होगा, लेकिन उन्होंने टैरिफ लगा दिया, आप उससे वापस नहीं आ पाए। दोबारा आपके आने के बाद आप लगातार एक इंडियन कॉन्टिंजेंट भेजा था आपने, पीयूष गोयल के लीडरशिप में, हमारे कैबिनेट का एक बड़ा मंत्रियों का समूह उसमें गया हुआ था। हाल आपकी विदेश नीति की सबसे बड़ी दुर्गति आप देख लीजिए, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आपने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को आपने ध्वस्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक डोमेन में अनाउंस किया कि मैंने, और आज लगातार कर रहे हैं वो, कि मेरे डिक्टेट पर मैंने दोनों से बातचीत किया, निपटा दिया, धंधा करना है साथ में। दिस इज द लैंग्वेज कि भाई देखो धंधा करना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यही है जैसे एक टपोरी जो बात करता है, उसी भाषा में उन्होंने, और ट्रंप ने जो है दोनों को इक्विलेट कर दिया, भारत और पाकिस्तान को। जो 1947 में पाकिस्तान भारत बनने के बाद भारत की जो पूरी विश्व में प्रतिष्ठा थी नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर के रूप में, इवन जो है सोवियत यूनियन के समय रहा हो या सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रशिया या उस समय के अमेरिका और आज का अमेरिका या यूरोप, पूरी दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा थी। आपने जो है उसको जो है एक झटके में आपने खत्म कर दिया। तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, और उसी का रिफ्लेक्शन है कि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नेबर्स के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं। आपने सार्क को डिफेंस बना दिया, जबकि हालत क्या थी, सार्क बनाने के पीछे मकसद क्या था कि सार्क के जरिए हम अपने नेबर्स के बीच में अगर हम अपना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करते, हमारी जो है आर्थिक रूप से जो है हम एक दूसरे के साथ व्यापार के रिश्ते बढ़ाते, एक दूसरे को अवसरों में मदद करते। आज जो वैश्विक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर में अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया के दूसरे विकसित देश हो, हमारी जो श्रेणी है विकासशील देशों में, हम अपनी बार्गेनिंग की क्षमता को बढ़ा सकते थे, सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ा सकते थे, क्योंकि आज भी जो है भारत सबसे बड़ा बाजार है। और उस रोशनी में जो सार्क का इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव को आपने जो है, क्योंकि आपका कोई फॉरेन पॉलिसी का विजन ही नहीं है ना, आपका कोई विजन ही नहीं है, तो आप जो सवाल आप उठा रहे हैं, भाई आप जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की नीति, आप बाकी राजनीतिक रिश्ते आप कायम नहीं रखोगे, लेकिन आप क्रिकेट की कौन सी कूटनीति भाई जिस पर आप कायम रहोगे? ये वही पाकिस्तान है जिसमें जो है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है जब पहली बार शपथ लेते रहे थे 2014 के चुनाव के बाद, तब उन्होंने जो है सार्क देशों के लोगों को बुलाया और ये मैसेज दिया कि नहीं नहीं ये ठीक है। आप खुद चले गए अचानक नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ आपके जो भी रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ उसको लेकर डील करने का आपका तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन सार्क एक व्यापक परिप्रेक्ष्य के नजरिए से जो है उसकी पहलकदमी थी, लेकिन आपने उसको डिफंक्ट बना दिया। उसी का नतीजा आप देख लीजिए, जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर आप थोपा आपको, तो जो लोग अभी तो जो है जयशंकर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया था चाइना को लेकर, तब जो है जयशंकर जी ने जो है राहुल गांधी जी को काउंटर करने के लिए अब वो चाइना के बारे में जो कुछ भी किया सार्वजनिक डोमेन में चल रहा है। और आज स्थिति क्या है, कल तक जो है आप लोगों से अपील कर रहे थे दिए मत लेना चाहिए चाइना से, आप ये झालर मत लेना चाइना से, और प्रधानमंत्री जी जो है चाइना यात्रा के ठीक पहले जो है आंखें मारकर ये बता रहे थे, वो जो है वो गणेश मत लेना है, उसमें जो है छोटी छोटी आंखें वाले गणेश, वो किसको इंडिकेट कर रहे थे। मतलब इस लेवल तक आप चले गए थे। क्यों? तब तक आपको लग रहा था माई फ्रेंड ट्रम्प, माई फ्रेंड बराक, माई फ्रेंड बाइडेन, माई फ्रेंड अमेरिका, आप इस एक्सट्रीम तक चले गए और आपका लेवल ये था। और आप क्या है, अब आप पूरी गोदी मीडिया को उठाकर देख लीजिए, ट्रंप को दे दिया गया जवाब, शी जिनपिंग के साथ हुई बात, तस्वीरें वायरल हो रही, उंगली दिखाते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे जैसे पुतिन और जो है शी जिनपिंग दोनों इंतजार में बैठे हुए थे, अरे भाई कब आ गए यार तुम्हारे मतलब दिस इज द लेवल।
नो, मतलब हमारा कोई विजन ही नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। और उसी का नतीजा देखिए, आप एक तरफ ये मतलब आप ये प्रचार कर रहे हो, और आप जब वहां गए शंघाई कोऑपरेशन में, निश्चित रूप से एक सकारात्मक घटनाक्रम है, निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक था। लेकिन आपने उसको भी डिफॉल्ट बना दिया था। अब आपकी आवश्यकता पड़ी, आप चले गए, लेकिन उसके तुरंत बाद आपने क्या किया? जैसे ही जो है ट्रम्प ने जो है आपके फोटो के ऊपर टिप्पणी किया, एक्स पर कमेंट किया, आप जो है ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं जाए। तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्शन तय होगा अदानी के हितों के आधार पर, आपकी फॉरेन पॉलिसी का विजन तय होगा अदानी के हितों के आधार पर। आप वैश्विक नीति में हमारी क्या होगी, विश्व में हमारी क्या उपस्थिति होगी, वो भारत की खुद की संवैधानिक मूल्य नीति या पूरी दुनिया के अंदर हमारी प्रतिष्ठा, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति सोच के आधार पर नहीं, केवल और केवल जो है अपने कॉर्पोरेट मित्रों की आवश्यकता, उनके हितों के आधार पर जो है आपको अपनी नीति तय करनी है। तो उसी का नतीजा है कि आप जो है बांग्लादेश को आपने खो दिया, जो आपका सबसे जो है मजबूत सहयोगी रहा। उसी का नतीजा था जब श्रीलंका के अंदर भी जो घटनाक्रम पिछली बार हुए, अभी तो ठीक है उसका एक परिवर्तन हो गया, श्रीलंका के अंदर नए राष्ट्रपति चुन के आ गए, उनके बाद साथ दोबारा हमारा ये संबंध बन रहा है। लेकिन नेपाल के अंदर इस घटनाक्रम का हमें ये समझने की आवश्यकता है, एक दूरगामी असर है। देखिए ये वही नेपाल है जिस नेपाल में राजतंत्र के खात्मा के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना, वही नेपाल है जिसने अपना एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया। ये हमारे लिए ये दुर्भाग्यजनक परिस्थिति, और इसके निर्माण में भारत की अपनी एक भूमिका रही है। मुझे याद है उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार के दरमियान ये नेपाल के अंदर जो भी घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों पर हमारी जो है गहरी ये थी। सीताराम येचुरी जी के लीडरशिप में एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया हुआ था, और नेपाल के अंदर ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुए उसमें जो है भारत के साथ एक बहुत माने अच्छे रिश्तों के साथ उसमें हमारा भी जो है गाइडेंस रहा। लेकिन नेपाल, सबसे बड़ी बात ये, नेपाल के अंदर ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, मैं उसे केवल सामान्य घटनाक्रम के रूप में नहीं देख रहा हूं कि कोई, ये तो सच है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, कोई शक नहीं। दूसरा, यूथ के अंदर जो सो कॉल्ड इनइक्वलिटी है, ये जो लियोलिबरल पॉलिसी ने जो एक असमानता पैदा की है, और जिससे जो है चरम बेरोजगारी, जिसका सामना हम भी कर रहे हैं, जिससे जो है एक ही देश के अंदर दो देश बन रहा है, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का जो केंद्रीकरण बढ़ रहा है, उसका नतीजा है कि समाज के बड़े हिस्से के अंदर विपन्नता बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है। हमारे देश में उस विपन्नता से उपजे असंतोष को कम्युनल एंगल के अंदर डाइवर्ट किया जा रहा है, हम उसको भटकाने की कोशिश हो रही। तो नेपाल के अंदर राजतंत्र के खात्मे के बाद एक जनतांत्रिक देश का निर्माण, एक जनतांत्रिक संविधान की स्वीकार्यता, उसके बाद वहां जो भी सरकार में रही, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी जो डिविजन्स पैदा हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए राजतंत्र की पक्षधर ताकतें, मतलब वो जो है डेमोक्रेसी को ये अव्यावहारिक बताते हुए, अप्रासंगिक बताते हुए कि भाई नहीं नहीं अब दोबारा राजतंत्र बनना चाहिए। और इस दरमियान जो है नेपाल के अंदर बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें जो है दोबारा राजतंत्र को वापस करने, उसमें जो है फॉरेन, और मुझे लगता है कि उसमें हमारे भारत का भी कहीं ना कहीं योगदान है, क्योंकि आरएसएस जो है बुनियादी रूप से वो इस बात से बहुत दुखी थे कि नेपाल एक जो है डेमोक्रेटिक देश बन गया, एक सेकुलर देश बन गया। उनकी तो हमेशा से अवधारणा रही कि ये जो है नेपाल के अंदर जो घटनाक्रम हुए, बुनियादी रूप से उनकी तथाकथित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पूरी दुनिया में वो बताते थे कि एकमात्र देश है जो हिंदू राष्ट्र के रूप में आइडेंटिफाइड है, हिंदू राष्ट्र है, हम हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो दे वर नॉट हैप्पी। इसलिए नेपाल के अंदर इस घटनाक्रम में राजतंत्र से जुड़े हुए ताकतों को ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप का खात्मा करके जो भी वहां भौतिक परिस्थिति निर्मित हुई, निश्चित रूप से एक एलिनिएशन वहां की जो पॉलिटिकल फोर्सेस का हुआ, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो या नेपाली, ये अलग, हालांकि ये अलग बात है कि देशपांडे जी के एक बात से मैं जरूर असहमति जाहिर करूंगा कि सारे कम्युनिस्टों को करप्ट बोलना ठीक नहीं होगा किसी एक संदर्भ में। हमारे देश के अंदर भी एक अनुभव है कि बंगाल में 34 इयर्स जो है लेफ्ट का रूल रहा, ज्योति बसु ने उनका नेतृत्व किया, बुद्धदेव ने नेतृत्व किया, ममता बनर्जी पिछले 11 साल से ज्यादा समय से सरकार में है, लेकिन किसी बुद्धदेव के कैबिनेट मिनिस्टर को ममता बनर्जी चोरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में आज भी कोई सजा नहीं दे पाई। ये भी उतना ही बड़ा सच है।
तो मैं उस नजरिए से समझूंगा कि नेपाल की ये घटनाक्रम मुझे इस नजरिए से चिंतित करने वाली लगती है कि जिस देश के अंदर राजतंत्र से बाहर निकलकर जनतंत्र निर्माण का एक संक्रमण का दौर चल रहा था, वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो एस्पिरेशन पैदा हुआ था, उस एस्पिरेशन को पूरा करने की बजाय जब जनता का वो अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं हुई, तो समाज के अंदर एक जो अलग अलग किस्म की अवधारणाएं बनी, उसका लाभ उठाकर कहीं दोबारा जो है ये क्योंकि श्रीवास्तव जी ने एक बात कही जिस पर मैंने गौर किया। उन्होंने कहा देखना होगा कि कल का नेपाल क्या होगा, देखना होगा कल के नेपाल का भविष्य क्या होगा, नेपाल के एक नया नेपाल। ये जो बात है, ये बात जो है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर भी जो घटना हुई, उस घटना में सबसे बड़ी चिंता की बात हमारे लिए इसलिए है कि जब तक वहां शेख हसीना रही तो एक भारत के साथ उनका एक अलग रिश्ता रहा, लेकिन आज जो है फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस वहां अपना सर उठा रही हैं, तत्ववादी ताकतें, जो हमारे लिए चिंताजनक है। और उसी रोशनी में नेपाल की घटनाक्रम को मैं उसी आधार पर देखना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि हमारे लिए उस आधार पर चिंताजनक है। और आपने ये जो सवाल उठाया, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ये दुर्भाग्यजनक है, इतने बड़े घटनाक्रम पर भारत का अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आना या कोई रिएक्शन नहीं देना। तो मैं उसको भी उसी से लिंक कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो है उनकी खुद की जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो रही है, इसलिए वो साइलेंट विजिलेंट बनकर है। तो मैं समझता हूं सारे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनके लिए भी ये चिंताजनक बात है, क्योंकि नेपाल में अगर इन घटनाओं से वहां के डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे, जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने लंबे स्ट्रगल के बाद हासिल किया, अगर उसको नुकसान पहुंचे, तो वो भारत के लिए भी और नेपाल की जनता के लिए भी जो है बहुत दुर्भाग्यजनक दिन होगा।